नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम इसी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शिक्षा का विकास के बारे में। और जो हंटर आयोग है, ठीक है, और इसके बाद में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अंदर आया था। और इसके बाद में एक शेड्यूलर है, उनका जो आयोग है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आज हम तीन तीन पॉइंट है उसके बारे में अध्ययन थोड़ा सा कर लेंगे, ताकि हमें इस प्रकार पता चले कि शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार हमारे इस देश के अंदर उनका विकास रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला हंटर आयोग। हंटर आयोग, इस हंटर आयोग या फिर इसकी हंटर शिक्षा आयोग कर दीजिए, बीच में शिक्षा डाल दीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा दिखने में भी। शिक्षा आयोग, ठीक है। 1982 83, 1882 83, 1900 नहीं है, ठीक है। बोल सकते हैं, देखिए अब ये क्या होता है, पहले भी मैंने बताया था शिक्षा व्यवस्था के बारे में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि जो चार्ल्स वुड की जो शिक्षा आयोग था, उनकी जो शिक्षा नीति थी चार्ल्स वुड की, तो वह कि वो सब मिस हंटर शिक्षा आयोग की है। तो भाई आपको दिमाग आएगा तो फिर सर ये आयोग लाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती। अगर चार्ल्स वुड की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, फिर भी इनको लाने की कहाँ आवश्यकता थी। भाई ये तो चीज़ होती है ना, कोई चीज़ हमारा मान लीजिए पहले से वो चल रही है और वो तो वही सेम चीज़ लाने की आवश्यकता कहाँ होती है। और मान लीजिए घर में एक बाइक है और वो बाइक ठीक ठाक चल रही है, फिर भी वो सेम बाइक लाने की क्या आवश्यकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। देखिए चार्ल्स वुड की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उनकी जो नीति थी वो एक अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन क्या है, कोई चीज़ लंबे समय तक चलती है ना, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। अब लंबे समय कैसे, देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था 1854 में इसकी बन गई थी और 3-4 साल इसको लागू होने में लग गया था कि किस प्रकार इनकी लागू प्रक्रिया करनी है। तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया था, लेकिन वो एकदम कहते हैं ना लागू हो जाती है, लेकिन प्रचलित होना और लोगों के अंदर बस जाना, लोगों तक पहुंचने में थोड़ी सी देरी लगती है। तो इसी प्रकार इनके इसमें भी देरी लगी थी और 1857 के आसपास सबके सामने ये आ गए, हाँ यार चार्ल्स वुड की शिक्षा अच्छी है, वो ऐसी हम अपनानी चाहिए। तो उसी प्रकार फिर हंटर शिक्षा आयोग आता है, जिसका तात्पर्य यह था कि भारत के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसके अंदर किस प्रकार परिवर्तन किया जाए। क्योंकि पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो चल रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां आ रही थी, कुछ चुनौतियां आ रही थी सामने। उनकी जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। क्यों होती जा रही थी? क्योंकि देश के अंदर अराजकता का माहौल था, मतलब कि आतंकवाद का माहौल था, जिसके कारण वह शिक्षा एक शांतिपूर्ण नहीं दे पा रही थी। तब सरकार को लगा रही है कि जो हमारी जो शिक्षा चल रही है 1823 से 1813 से हम प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय शिक्षा के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किया जाना चाहिए। हम ऐसे चार्टर एक्ट लाए थे, लेकिन क्या हम ये काम कर रहे हैं? भाई हम ये पैसे भी 1 लाख खर्च करें, लेकिन उसका नतीजा भी हमारे सामने नहीं आ रहा है, उसका परिणाम भी हमारे सामने नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तभी उन्होंने एक आयोग लाया था, हंटर शिक्षा आयोग। जिसका तात्पर्य ये था, हंटर आयोग का मतलब क्या था? हंटर एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। हंटर क्या एक व्यक्ति का नाम है, जिसे हम आप WW हंटर कह सकते हैं। इसका पूरा नाम लिख दीजिए, WW हंटर, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म, WW इनकी जो शॉर्ट का नाम है, फुल फॉर्म अलग है। तो देखिए WW हंटर एक आयोग लाया गया है। उस आयोग के अंदर इनको बोला गया भी आप इनके अध्यक्ष हो। क्या अध्यक्ष हो? क्योंकि मेन आप ही हो। आपके जो साथ में जो सहयोगी रहेंगे वो आपके साथ में रहेंगे, और आप जो निर्णय करेंगे वो अंतिम होगा। और आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? कि इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके हमको देनी है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था शिक्षा चल रही है, क्या शिक्षा के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, अगर लाना ही है तो क्या लाना है। तो अगर मेरे से पूछे कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो नीति अपने तो नीति जिस अलग अलग आयोगों ने लागू की गई थी, उसमें से तुम्हारा फैन मतलब कि फेवरेट कौन है, तो मैं यही कहूँगा हंटर है, वो मेरा बेस्ट फेवरेट है। और चार्ल्स वुड,
और उससे भी साथ में मिलकर एक और है, वो है सैडलर। ये तीनों ही ऐसे बंदे थे जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक इतनी मजबूत तरीके से बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी जिसकी कोई हद नहीं है। और एक और तो वह था, कौन? मैकाले, जिसने भारतीय जो साहित्य, शिक्षा, संस्कृति को बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ था। थे ये अंग्रेज, थे वही अंग्रेज, लेकिन फिर भी उसमें भी अंतर था। ठीक है ना? तो ये प्रक्रिया थी। तब हंटर आयोग के अंदर क्या था, इनको आगे भाई आगे रखा गया था, भी आप जैसे निर्णय करेंगे वो अंतिम होगा और हमें जानकारी इकट्ठी करके दीजिए। तब ये घूमते रहते, मतलब कि जो शिक्षा, जो अलग अलग विद्यालय थे, विश्वविद्यालय, उनके अंदर जाते और विद्यालय के अंदर जाते, ये स्कूल होती है, आप स्कूल बोलते हैं हम, उसके अंदर जाकर देखते भी व्यवस्था किस प्रकार है, शिक्षा किस प्रकार दे रही है, किस प्रकार शिक्षा दे रही है, अगर शिक्षा अच्छी है या नहीं है, उसका महत्व क्या है, वो सारी जो कोर्स सब्जेक्ट क्या है वो सारे देखते थे। और तब उनको सब्जेक्ट के अंदर कुछ कमियां दिखाई दी। क्या कमियां दिखाई दी? उनको लगा कि जो इस सब्जेक्ट है वो थोड़ा कमज़ोर है। कैसे कमज़ोर है? इनके अंदर अंग्रेजी भाषा अधिक से अधिक बढ़ा के दी जा रही है, ठीक है, और इसके अंदर रोजगार की भी व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है, और इन शिक्षा के अंदर महिला की किस प्रकार इज्जत करनी चाहिए वो भी इसमें नहीं है। लेकिन चार्ल्स वुड ने ये सारा काम किया था, लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकल गया। वो धीरे धीरे क्या कम होती गई, कि समय बीत गया। अब कम से कम देखिए 30 साल के आसपास जो समय चलता है, इतना समय हो गया, तो शिक्षा में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। हाँ, चार्ल्स वुड ने अच्छी तरीके से काम किया था, लेकिन इसका धीरे धीरे प्रभाव कम होता गया। तब उनको लगा कि स्त्री को भी इज्जत नहीं दी जा रही है, उनको भी शिक्षा, उनको भी पढ़ने का अधिकार में बहुत कमी दे रही है, उनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को, जो छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। यही भी सबसे बड़ी दुर्घटना थी, ठीक है। फिर इसके अंदर रोजगार नहीं मिल पा रहा था उस शिक्षा के अंदर। फिर उसके विश्वविद्यालय और आम शिक्षा, उसके अंदर कुछ इतना खास परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। तब हंटर आयोग ने कहा कि जो शिक्षा है उसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और शिक्षा दो तरह की होनी चाहिए, एक तो माध्यमिक स्तर और एक विश्वविद्यालय स्तर, जो कि चार्ल्स वुड ने कह रखी थी। लेकिन उनको एक विस्तार तौर पर इन्होंने लागू करने की कोशिश की थी, वापस उन्होंने एक प्रक्रिया नई रूप में लाने की कोशिश की थी। और माध्यमिक स्तर है, जो जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, उन शिक्षा के अंदर आम भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप कहते हो कि यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाइए, भाई एक छोटा बच्चा होता है, उनको कैसे अब वो अंग्रेजी पढ़ेगा? वो अपने घर से, परिवार से, अपने भाषा के अंदर पढ़ता है। हर कुछ छोटा सेंटेंस होता है वो खुद बना लेता है हिंदी माध्यम से, जो अपनी मातृभाषा से। तो फिर वो इंग्लिश में बनाने की दिक्कत होगी। अगर वो अक्षर सीखेगा या फिर वो भाषा सीखेगा, छोटा बच्चा होता है, अगर छोटे बच्चे को बोला जाए पहला भाषा सीखो या फिर अक्षर सीखो, तो दिक्कत तो होती है ना। भाषा, ठीक है, और अक्षर, ये दो होते हैं। तो एक छोटे बच्चा होता है, एक दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं तक, ठीक है ना। तो उन दोनों को ये चुनौती सामने होती है, एक तो अक्षर की और एक भाषा की। अगर इनमें से भाषा हट दी, मतलब कि भाषा की समस्या दूर हो जाती है, तो फिर अक्षर तो कुछ नहीं है। भाई एक चीज़ होगी, उनको समझने में दिक्कत तो नहीं आएगी ना, आराम से समझ सकते हैं। इसीलिए हंटर ने डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि जो ये शिक्षा है वो आम भाषा में होनी चाहिए, और इस शिक्षा के अंदर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, और उसके अंदर आम भाषा का प्रयोग होना चाहिए, वो तो स्वाभाविक है। और इनके साथ में अगर कोई होशियार है, भाई पढ़ने के अंदर इंटेलिजेंट है, तो उनको क्या करना चाहिए, आगे विश्वविद्यालय के लिए फॉर्म लगा देने चाहिए, विश्वविद्यालय के लिए। और अगर कोई मेरे जैसा कमज़ोर है, ठीक है, और उनको आगे नहीं आता कि नहीं यार मेरे को तो कुछ आगे पढ़े नहीं आती है, तो मेरे जैसे को क्या करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं बिजनेस, कह सकते हैं, सारा सेम ही होता है, बिजनेस कह दो। और इसके सामने कह सकते हैं उद्योग धंधे वाला, उद्योग का काम करना चाहिए, या फिर और अदरवाइज तकनीकी की काम तकनीकी, ये काम सारा करना सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर जिस देश के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ लागू होती हैं, कि जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में
वो ज़्यादातर लोग हैं वो तकनीक का काम सीखेंगे और साथ में व्यवसाय का काम सीखेंगे, बिजनेस का काम सीखेंगे, उद्योग का काम सीखेंगे, तो वो देश कभी भी पीछे नहीं रहेगा, वो देश सबसे आगे बढ़ेगा। और देश एक अच्छी लेवल पर होने का सब पीछे सबसे बड़ा कारण ये एक आर्थिक व्यवस्था का अच्छा होना। और जो जापान देश है वो छोटा सा देश है, कुल मिला के 4 टापू है, जिसमें से 2 को तो हिरोशिमा और नागासाकी पर तो अमेरिका ने उस समय बम गिराए थे 1945 के अंदर। ठीक है, वो स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन फिर 2 टापू सही तरीके से बचे थे। और जो यही टापू आज उसी अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। क्यों दे रहा है, कारण क्या है? इतना सा है फिर भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत है। क्यों है? क्योंकि उसके पास उद्योग धंधा वगैरह है ना, वो ज़्यादा नौकरी को महत्व ना देकर उद्योग धंधा को महत्व देता है, व्यवसाय को महत्व देता है, कि दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार डील करनी है उसको महत्व देता है। आई बात समझ में? और ये चीज़ कौन करना चाहता था? हंटर के दिमाग में ये चीज़ थी, और वो हंटर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था वो भारत के अंदर लागू करने की कोशिश कर रहा था। समझ में आ रही है? और साथ में इनकी क्या थी कि भाई महिलाओं को अच्छा स्तर का शिक्षा देनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा भी देनी चाहिए, और शिक्षा भी इस प्रकार की भी देनी चाहिए कि महिलाओं को किस प्रकार इज्जत करनी है ये भी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है इसके अंदर। फिर आगे बात करते हैं। और इसी पर तो उन्होंने एक विश्वविद्यालय होता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय खोले थे। यहाँ पर एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एक बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है, ये प्रमुख थी, इलाहाबाद और पंजाब विश्वविद्यालय। 1982 के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय खोला था, 1982 में, सॉरी 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब। और 1887 में इलाहाबाद, 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 ये बात थी। अब हम आ जाते हैं 1904 का अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, कहाँ गया? भारतीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये बात थी भाई, समझ में आ रही है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, आदि 1904। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अब इसके अंदर क्या था, ध्यान से सुनना। इस अधिनियम, ये जब 1904 आया था, और पहला अधिनियम कब था? अगर भूल गए तो भूले कौन यार, आप प्रखंड विधान कैसे भूल सकते हैं? ये तो संभव है नहीं कि आप भूल जाए ना। तो देखिए 1882 से लेकर कम से कम 18 साल ये हो गए, और 18 कुल मिला के 20 वर्ष। तो अब देखिए 20 वर्ष के अंदर अंदर अराजकता आ गई थी। क्या आ गई थी? ये कहाँ से टपकती है अराजकता? इसका जन्म कहाँ से है? क्या नाम है इनका, पिता का, माता क्या नाम? अराजकता बार बार आ जाती है भाई, इनको बार बार नहीं आने चाहिए फिर भी ये आ जाती हैं। तो अराजकता आ गई थी 20 वर्षों के अंदर अंदर। मतलब क्या हुआ सर? देखिए जिस समय हंटर आयोग था ना, वो आया था, तो उसके अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ परिवर्तन लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे 1904 आता था तो उसके परिवर्तन में क्या हो गई थी? कमी हो गई थी, और विश्वविद्यालय वो कमज़ोर होते चले गए, और इनके अंदर शिक्षा को महत्व कम दिया जा रहा था, कोई शिक्षा का अधिक महत्व नहीं था। तब लगा कि इन विश्वविद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी है वो कम कैसे हो रहे हैं, है ना, इनको ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। फिर इनके अंदर जगह जगह के क्रांतिकारी तैयार हो रहे हैं, शिक्षा कहीं दी नहीं जा रही है। यही अंग्रेजों को टेंशन थी, तब उन्होंने एक आयोग लिया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंदर। ठीक है, एक व्यक्ति आएगा हमारे बीच में, टॉमस रेले। ठीक है,
इनको भाई नियुक्त किया कि भाई टॉमस रेले तेरे को एक काम करना है। क्या काम करना है बोलो? कि तेरे को विश्वविद्यालय के अंदर जांच करनी है। टॉमस रेले ने कहा ये काम तो तुम भी कर सकते हो, मेरे को जरूरी थोड़ी है मैं जांच करूँ भाई विश्वविद्यालय की, आप भी कर लो। अंग्रेजों को बोला कहा नहीं यार ये काम तो तू ही कर सकता है, दूसरा कौन करेगा? वो जितना तेरे पास में दिमाग है इतना हमारे पास में है नहीं। टॉमस रेले ने कहा ठीक है यार आपकी इच्छा तो हम कर लेंगे, क्या करनी है? जांच करनी है। ठीक है सब क्लियर है, जांच कर लेंगे। और जांच के अंदर कुछ पाना है कि हाँ किस प्रकार इसमें परिवर्तन करना चाहिए वो सब तेरे जिम्मेदारी है। ठीक है, तब इनको क्या कहेगा, टॉमस रेले एक आयोग आ गया था। इनके नाम से क्या बना आयोग? टॉमस रेले आयोग। ठीक है, क्या बना? टॉमस रेले आयोग बना। और इस सर टॉमस रेले ने 1902 के अंदर आ गया था। और इस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था वो कौन था? कर्जन। इसी कर्जन पर कर्ज ज्यादा था। क्या था? कर्जन पर कर्ज ज्यादा था, क्या हो गया? कर्जन हो गया था। और कर्जन एक ऐसा माइंडेड खोपड़ी थी जिसने ये बोला था कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बहुत स्तर अधिक स्तर ऊंचा स्तर होना चाहिए। और इस जब टॉमस रेले ने ये जांच पड़ताल की, टॉमस रेले ने कहता भैया आप जांच तो करो, भाई अपन को नियुक्त कर दिया गया है हमारे क्षेत्र से, भाई हमारे नाम पर आयोग भी लेके आ गए तो हम जांच करते हैं। तो इन्होंने 3 के अंदर जांच शुरू कर दी, जांच करना शुरू कर दिया था। और 1904 तक जांच करते रहे। ठीक है, और जांच के अंदर क्या था कि विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन अधिक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन, विश्व में अध्ययन व शोध पर अधिक महत्व देना, या फिर आप कह सकते हैं ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? क्या है इसका मतलब? देखिए विश्वविद्यालय, हंटर ने कहा था, सॉरी रेले ने कहा था, टॉमस रेले ने कि भाई आप विश्वविद्यालय के अंदर शोध करो, शोध मतलब उनके अंदर खोज करो, अधिक से अधिक ऐसे मतलब कि तथ्य रखना चाहिए जो खोज कर सके, है ना, ऐसे विषय रखना चाहिए जिसके अंदर खोज की व्यवस्था हो सके, खोज करने का जो अध्याय वगैरह होना चाहिए उस सब विषय के अंदर। और फिर आप इस पर क्या है कि हाँ विश्वविद्यालय के अंदर शोध एवं केंद्रित ध्यान अधिक करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाँ, विश्वविद्यालय पर शोध का महत्व अधिक देना चाहिए। हाँ, शोध करने के लिए महत्व अधिक देना, यानी कि खोज करने के लिए फिर इसके ऊपर है ना कि ध्यान है वो केंद्रीय स्तर का होना चाहिए, ध्यान है वो केंद्रित करना चाहिए कि हाँ यार विश्वविद्यालय हर जो केंद्र सरकार उनका सीधा दिमाग विश्वविद्यालय पर टिकना चाहिए। कहीं विश्वविद्यालय में कमजोरी तो नहीं है, क्या वहाँ पर क्रांतिकारी वगैरह तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे खिलाफ ही आंदोलन करने की कोशिश, इस प्रकार की शिक्षा दी जाए विश्वविद्यालय के अंदर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, केंद्रित ध्यान है वो केंद्रित किया जाए केंद्र सरकार द्वारा, ये इनके अंदर बातें थी। ठीक है, फिर इनके साथ में और जोड़ दिया गया था कि विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाए, कि जो सरकारी नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण वो विश्वविद्यालय पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालय पर होना चाहिए। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद, तो इस पर क्या होना चाहिए? केंद्र सरकार है उनका अधिकार होना चाहिए। जैसे कलकत्ता है, मद्रास है, ठीक है, और पटना है, ठीक है, लखनऊ है, तो इन सारे पर क्या होना चाहिए? ध्यान केंद्रित होना चाहिए केंद्र सरकार का। और फिर वीटो शक्ति भी केंद्र सरकार को दी जानी चाहिए। और इन शक्तियों का जो मेन हाथ है वो गवर्नर जनरल के पास में होना चाहिए, गवर्नर जनरल
कि वही नियंत्रण करे, वही ध्यान रखे गवर्नर जनरली। तो ये बातें इसके अंदर थी, ठीक है। फिर बोला था इसके जो क्षेत्रीय सीमा है विश्वविद्यालय का, सीमा कितनी होनी, कितना विश्वविद्यालय बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उनके पास क्या क्या अधिकार होना चाहिए, इन सीमा का जो ध्यान केंद्रित करने का, इन सीमा पर जो अधिकार, इन सीमा को एक सीमित करने के लिए गवर्नर जनरल इसके ऊपर हाथ रखेगा, यानी कि गवर्नर जनरल का क्या होगा, अधिकार होगा। भाई गवर्नर जनरल तय करेगा कि विश्वविद्यालय की सीमा कितनी होनी चाहिए। फिर भी नहीं समझे। इसका तात्पर्य ये है कि शिक्षा व्यवस्था किस हद तक उच्च स्तर की होनी चाहिए, वो कौन तय करेगा, वो वहाँ का गवर्नर जनरल तय करेगा। और इनके जो सदस्य है विश्वविद्यालय के क्षेत्र में, कि भाई विश्वविद्यालय के जो आयोग लाना वगैरह जो भी सिस्टम है, उनके सदस्य 50 से लेकर 100 के मध्य होना चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा, ठीक है। ये इसके अंदर बातें थी। और उप सदस्य जो सरकार द्वारा, जो इनके जो उप सदस्य होते हैं वो सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। उप सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत करना, सरकार मनोनीत करेगी उप सदस्य को। और ये कितने तक वर्ष तक रहेंगे, ये 6 वर्ष तक रहेंगे। कितने, 6 वर्ष तक रहेंगे। फिर ये हट जाएंगे, धीरे धीरे हटते रहेंगे और 6 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। ये बात है इसके अंदर। और ये बात भारतीय क्रांतिकारी को नहीं जची भाई, जिसमें से थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कहा था कि ये 1904 को जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में, ये भारत की शिक्षा को पीछे की ओर धकेलने वाला अधिनियम है। किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। फिर हमारा आएगा शेड्यूलर आयोग, ठीक है। शेड्यूलर आयोग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। शेड्यूलर आयोग 1917, ठीक है। एक तो डॉक्टर एम शेड्यूलर हो गए, डॉक्टर एम शेड्यूलर, ठीक है। और इनके 2 और हो गए साथी, ठीक है। एक का नाम था आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। और दूसरे का नाम था, एक तो आशुतोष मुखर्जी हो गए, और एक थी जियाउद्दीन अहमद, जियाउद्दीन अहमद। तो ये थे भाई, ये तो डॉक्टर आशुतोष सर हो गए डॉक्टर, इनके बीच में डॉक्टर लगा दीजिए, डॉक्टर सर, ठीक है। फिर थे जियाउद्दीन अहमद, ये भी डॉक्टर थे भाई, PhD करी है ना, तो फिर डॉक्टर हटाना हमारा ये अधिकार नहीं है। और फिर मतलब कि ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। तो फिर हाँ दिख देते चला, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी इनके सदस्य थे, साथ में किसके, डॉक्टर एम शेड्यूलर के। तो फिर इनका काम क्या था, सर आप इतनी बार तो यही शिक्षा व्यवस्था बता रहे हैं, फिर इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ, 1904 के बाद 1917 के साथ में कितना कम से कम 12 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं, 12 वर्ष। और 12 वर्ष के अंदर फिर अराजकता फैल गई थी। क्या हो गई थी, फिर अराजकता। ये कौन थी अराजकता, अब तो नाम बताना ही है सर आपको, अराजकता, ठीक है। तो इसी के क्षेत्र में शेड्यूलर आयोग लाया गया था। और मेरे ख्याल से शेड्यूलर आयोग एक ऐसा आयोग था जिसकी मतलब कि बहुत उच्च लेवल का था शेड्यूलर आयोग, जिसकी जो व्यवस्था है वो आज हमारे सामने देखने को भी मिलती है। शेड्यूलर आयोग ने कहा माध्यमिक शिक्षा वो 12वीं तक होनी चाहिए। कितनी, 12वीं तक, यानी कि 12 वर्ष तक होनी चाहिए, 12 वर्ष तक, ठीक है। और इसके बाद में 3 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए। कितनी वर्ष की, 3 वर्ष की डिग्री, जिसे हम आज के क्षेत्र में आज के भाषा में BA कहते हैं, जिसे हम ग्रेजुएट कहते हैं। क्या कहते हैं,
BA कहते हैं, ग्रेजुएट कहते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन होना चाहिए, ठीक है। और इंटरमीडिएट कक्षा या विश्वविद्यालय से अलग होनी चाहिए, इंटरमीडिएट कक्षा या विश्वविद्यालय से अलग होनी चाहिए, ये इनके अंदर बात कही गई थी। और जो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय और एक बंगाल विश्वविद्यालय, इनको बोला था इस आयोग ने कि इन दोनों को है ना केंद्र सरकार से अलग कर देना चाहिए। भाई इनको केंद्र सरकार में क्यों रखे? कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंगाल विश्वविद्यालय को अलग केंद्र पर अधिकार नहीं होना चाहिए, केंद्र का क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए इसका कारण ये है कि इनका अधिकार होने पर शिक्षा है वो एक अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो शिक्षा वो अंग्रेज, अभी आज किसका सरकार चल रही है? अंग्रेजों की चल रही है। अंग्रेजों की चल रही है तो वो अपने अनुसार भाषा शिक्षा देंगे, अपनी जो भाषा अधिक बढ़ाएंगे, तो ये उनका अधिकार कम होना चाहिए। ये इनके बारे में बात थी, ठीक है। और मैं बता 3 वर्ष बता रहा हूँ, 12वीं के बाद 3 वर्ष की एक डिग्री होनी चाहिए, जिसे स्नातक की उपाधि, स्नातक की उपाधि दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए? स्नातक की उपाधि दी जानी चाहिए, ये बात है। और त्रिवर्षीय शिक्षा व्यवस्था कहेंगे जो 3 वर्ष की होगी, ठीक है। इस आयोग ने ढाका कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया था। ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय, ढाका जो बांग्लादेश में है, कलकत्ता विश्वविद्यालय बहुत बड़ी बात है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी से अलग अलग विश्वविद्यालय बने चाहिए, जैसे अलीगढ़ है, ठीक है। अलीगढ़, ढाका, कलकत्ता, बनास, कितनों के 4 विश्वविद्यालय बनास हो गए, ठीक है। और फिर हम आगे बात करते हैं उस्मानिया लखनऊ, और इसी से पहले थे मैसूर, सबसे प्रसिद्ध। बहुत बड़ी चीज़ थी भई ये। तो इस प्रकार इनकी शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिला के ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और फिर हम आगे लेके आएंगे हार्टोग समिति जो 1929 के अंदर आती है। तो इसके अंदर क्या व्यवस्था रहेंगी, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी, वो हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।